नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। और आज मैं आपके लिए गणित के टीचिंग मेथड्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए दोस्तों, अच्छा गणितज्ञ तो गणितज्ञ क्या होता है कि जिसकी प्राथमिकता का क्षेत्र गणित हो वो गणितज्ञ होता है, जो कि गणित के अनुसंधान करता हो, गणित में खोज करता हो, गणित का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करता हो, वो होता है गणितज्ञ। तो एक अच्छा गणितज्ञ कौन होता है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में अगर निपुणता रखेगा तो केवल सवालों के उत्तर देने में वो गणितज्ञ नहीं हो सकता, ये तो प्रतिभाशाली छात्र भी कर सकता है। अधिक सूत्रों को याद करना, तो याद करना, कंठस्थ करना, ये चीज़ें तो होती ही नहीं है ना। याद करके फिर समझना भी होता है। और बहुत जल्दी सवालों को, तो ये तो प्रतिभाशाली करता है, तो ये विशेषताएं तो होगी नहीं। बच्चे कौन सी कि सभी जो अवधारणाएं होती हैं, सभी जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणा क्या होती है? यह संज्ञानात्मक इकाई होती है जिसको अपने मस्तिष्क बुद्धि से, गहनता से इसका जो है समझ परख करे। ये अवधारणा चीज होती है, मानसिक संकल्पना होती है। इसको वो समझता है, फिर इसको लागू करता है, लागू करने का कारण बताता है, सही है कि नहीं वो भी बताता है, उनमें संबंध, तुलना, वर्गीकरण, सारी चीजें बताता है। वो एक अच्छा गणितज्ञ कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों पहला जो प्रश्न है उसमें विकल्प नंबर 4 है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहता है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, व्यक्तिगत ध्यान दे या बच्चों से प्यार करे। देखिए कक्षा में पूछा है, कक्षा में ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। कक्षा में जो गणित का अध्यापक है वो विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करना चाहता है, तो उसे क्या करे? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। तो देखिए मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, ये तो ठीक है भाई, अच्छा संबंध बन जाता है ना मित्रतापूर्ण व्यवहार से। लेकिन कक्षा में इसका मतलब क्या है कि साथ में जो शिक्षण प्रक्रिया है वो भी तो करवानी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल मित्रतापूर्ण व्यवहार करके बस मित्र बना ले, तो ये चीज़ गलत है ना। अच्छे से बात करे, अच्छे से बात कर लेगा, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया फिर नहीं होती है ना। तो शिक्षण प्रक्रिया भी करनी जरूरी है। तो अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे। तो ये जो बच्चों से प्यार करना, प्रेम स्नेह की भावना, अच्छे से बात करना और सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये चीज़ें सारी की सारी आ जाती है व्यक्तिगत ध्यान देने में, है ना। व्यक्तिगत ध्यान देगा तो क्या होगा इसमें? आपके व्यक्तिगत ध्यान देने में देखिए कि व्यक्तिगत ध्यान है कि हर बालक पे, है ना, हर बालक पे व्यक्तिगत तौर पर वो ध्यान देगा। इससे क्या होगा? इससे हर बालक की जो कमजोरियों को जान सकेगा, उनका फिर उपचार भी कर सकेगा ना। शिक्षण प्रक्रिया भी चलेगी और साथ साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रेम स्नेह, ये चीजें भी हो जाएगी। इस प्रकार जो दूसरा प्रश्न है आपके, उसका विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंक कौन सा है? अवधारणाओं को स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। देखिए गणित की पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, वहां पे आवश्यक अंक पूछा है, कौन सा है? तो अवधारणाएं जो भी है गणित में, अपनी अवधारणाएं जो भी चलती है उनको स्पष्ट करना भी जरूरी है ना, आवश्यक अंग है। और वो चीजें सारी जो अवधारणाएं वगैरह, सूत्र सिद्धांत है, वो क्रमबद्ध भी होते हैं। और अवधारणाएं ऐसी होनी चाहिए अपने पाठ्य पुस्तक में, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो अपने व्यावहारिक जीवन से बच्चों को जोड़े, ताकि व्यावहारिक जीवन में जो चीजें होती है अगर उनको हम पाठ्य पुस्तक में शामिल करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा ऐसे रुचि या जिज्ञासा के साथ पढ़ता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए गणित में ऐसी पढ़ानी चाहिए कि जिसमें बालक में रुचि आए, है ना, आसानी से ग्रहण हो और सरल हो। तो क्या आवश्यक है? साधारण शिक्षण विधि, असाधारण, प्रभावशाली, मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक। तो देखिए केवल जो असाधारण तो यहाँ पे होगा नहीं, है ना, ये नेगेटिव आ गया, ए आ गया इसमें, असाधारण। और साधारण शिक्षण विधि, साधारण से तो क्या होगा? गणित शिक्षण चलेगा, न कि इसमें रुचि होगी, तो ये भी हट जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रभावशाली, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, ये 2 विकल्प बचे। तो देखिए मनोवैज्ञानिक है, ये ठीक है, लेकिन इसके बजाय और ज्यादा बेटर है वो है आपके प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। इससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सूत्र यानी कि लीगल, वो तो चल रहा है मामला, लेकिन जो प्रभाव भी छोड़े, प्रभाव छोड़ने से क्या होगा? प्रभाव यानी परिवर्तन लाना, है ना। तो प्रभाव आएगा, इससे रुचि भी बढ़ेगी और बच्चों को आसान भी गणित लगेगा। इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या
5 पे सरल सा प्रश्न है दोस्तों। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मस्तिष्क का व्यायाम या मन की भाषा। देखिए ये प्रश्न सरल बहुत है, लेकिन एक आध प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। तो गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं, सभी विद्यार्थियों का दुश्मन गणित नहीं है। जिनको कठिन लगता है वो कहते हैं। और शक्तिशालियों की शक्ति, तो जो कमजोर होते हैं तो उनके लिए शक्तिशाली हो शक्ति नहीं है। और मन की भाषा नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, मस्तिष्क का व्यायाम होगा। मस्तिष्क का व्यायाम कैसे, आप जानते हो कि गणित की हम कोई भी समस्या है वो हल करेंगे तो उसमें मस्तिष्क या बुद्धि की आवश्यकता तो होती है ना। गणित की हर समस्या का हल करेंगे तो मस्तिष्क या बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। तो वहाँ और हम जितना अधिक गणित का अभ्यास करेंगे उतना अधिक क्या होगा, मस्तिष्क क्या होगा, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाएगा, मस्तिष्क उतना ही विकसित हो जाएगा। इस प्रकार जो आपके गणित है वो मस्तिष्क का व्यायाम कहलाता है। इस प्रकार 5वें प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या कह रहा है कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है। गणित का मूल्य है और गणित के मूल्यों से एक प्रश्न आपके जरूर आएगा, देखना। बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक, सौंदर्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी गणितज्ञ के कार्य की प्रशंसा करनी है। देखिए बौद्धिक मूल्य में क्या होता है, बौद्धिक में यही होता है बुद्धि मस्तिष्क का प्रयोग करना, है ना। तो यहाँ पे कोई मस्तिष्क का प्रयोग हो नहीं रहा। प्रयोगात्मक होता है दैनिक जीवन में व्यवहार करना, वो भी नहीं हो रहा। यहाँ तो कोई गणितज्ञ है उसके कार्यों की हमें प्रशंसा करना है। प्रशंसा करना है इसका मतलब क्या है, उसका सौंदर्य निखर रहा है ना भाई। प्रशंसा करना इसका मतलब सौंदर्य निखर रहा है ना। यानी कि गणितज्ञ मतलब उसने गणित पढ़ ली, तो गणित पढ़ने वालों के लिए गणित एक कला है, एक संगीत है, एक सौंदर्य है ना। तो प्रकृति, जो प्रकृति है, कला है ना, और सौंदर्य है, ये चीजें क्या है, ये सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आती है। प्रकृति, कला, सौंदर्य। इस प्रकार सौंदर्यात्मक मूल्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या जो 6 है आपके दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गणित की संरचना और प्रकृति का गुण कौन सा है। गणित की संरचना और प्रकृति का गुण पूछा है दोस्तों। तो देखिए गणित की प्रकृति जैसे कि उसमें संख्याएं, स्थान, दिशा, इनका मापन किया जाता है। और गणितीय भाषाएं कहलाती है जिसमें सूत्र, पद, सिद्धांत, संकेत, ये सारी चीजें होती है। तो इसका गुण पूछा है कौन सा होता है, तो मूर्त होना, असांकेतिक, अक्रम या रसीन होना। तो देखिए कि असांकेतिक, जबकि इसमें संकेत मैंने बता दिए कि सूत्र, पद, सिद्धांत, संकेत गणित की संरचना और प्रकृति में होते, तो असांकेतिक नहीं होगा। एक क्रम, उनका क्रम नहीं हो, ये चीज भी गलत है, वो क्रमबद्ध होते हैं। और रसहीन, तो रसहीन, ये इसका क्या है, ये दोष बता रहे हैं कि भाई गणित पढ़ने में आनंद नहीं आता, जबकि गणित पढ़ने में जो पढ़ने वाले हैं उनको तो आनंद आता है। तो ये गुण ना होकर दोष, जबकि यहाँ पे गुण पूछा है हमें, तो फिर क्या होगा, मूर्त होगा। देखिए गणित वैसे अमूर्त विषय है, लेकिन गणित को फिर अमूर्त से हम क्या बनाते हैं, सूत्र सिद्धांतों का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं, मूर्त कर देते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा प्रश्न है कि गणित विषय की विशेषता पूछी है आपको। शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, तर्कपूर्णता या उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले शुद्धता क्या होती है। शुद्धता होती है कि प्रश्नों को जो सही करने की योग्यता है वो कहलाती है शुद्धता। तो गणित की बिल्कुल विषय की विशेषता है। फिर है परिणामों की निश्चितता। परिणामों की निश्चितता यानी कि परिणाम इसमें निश्चित होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। जो भी समस्या का समाधान हम गणित में करते हैं तो उसका परिणाम वो निश्चित होता है, बिल्कुल होता है। मान लीजिए हम 2+2 करें, है ना, ये जोड़ छोटे बालक से करवाए तो उसका उत्तर 4 है, वो निश्चित है 4 ही आएगा, है ना। तो ऐसे परिणाम क्या निश्चित मिलेंगे। इसके अलावा तर्कपूर्णता कैसे होगी कि गणित में जो समस्या का समाधान करेंगे तो बालक में आत्मविश्वास, चिंतन, सोच समझ, तर्क, है ना, इन सब का विकास होता है। इस प्रकार तर्कपूर्णता भी हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि व्यावहारिक गणित का अंग नहीं है। व्यावहारिक गणित कौन सी हो गई, व्यावहारिक गणित कौन सी हो गई कि जो अपने दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं ना, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग कर सके, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो ना, वो होती है व्यावहारिक
गणित उसका अंग नहीं है पूछा है। तो देखिए समय, काम, मजदूरी की गणना तो ये तो अपने व्यावहारिक जीवन में होती है, मजदूरी वगैरह है ना, काम, समय, ये सारी चीजें होती है अपने व्यावहारिक जीवन में। खेत खलिहान में क्षेत्र मापना है ना, क्षेत्र माप करना, तो ये चीज भी व्यावहारिक गणित का अंग है। और डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, तो जब हम अपने व्यावहारिक जीवन में जो चीज़ें करते हैं, जैसे डाक टिकट, बाजार में जाना है ना, तो इनमें भी हम व्यावहारिक गणित का प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं। जैसे कितने रुपए का डाक है ना, ये कितने रुपए का उस पर टिकट लग रहा है, ये चीज़ें हम है ना, तो ये चीज़ें क्या है, व्यावहारिक गणित के अंतर्गत आती है। जबकि जो ज्यामितीय प्रमेय को हल करना है, ये कोई व्यावहारिक गणित का अंग नहीं है, क्योंकि ज्यामिति को रेखा गणित कहा जाता है। इसमें जैसे बिंदु, रेखाएं, कोण, इनका अध्ययन किया जाता है, तो ये अपने व्यावहारिक दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज नहीं है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 9 है आपके, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है दोस्तों कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो देखिए, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या उपरोक्त सभी। तो गणित जब बच्चा पढ़ेगा तो कौन सी भावना का विकास होता है, नियंत्रण रखने का कौशल होता है, तो उस बच्चे में तर्क शक्ति भी आएगी, सोच समझ, ये सारी चीजें होती है गणित पढ़ने से। और जब वो किसी प्रश्न का हल स्वयं ढूंढ लेगा तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास की भी शक्ति आएगी कि हाँ उसने कुछ किया है। और विचार शक्ति, देखिए सोच समझ, विचार करना, ये भी गणित में होते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यताएं हैं, सारे गुण हैं। इस प्रकार जो उपरोक्त सभी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपके प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 की कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करनी है, तो शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, गणित विषय के 2 कॉलम्स देना, गणित पहेलियां व अन्य मनोरंजन क्रिया के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना है, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध करवाना। तो देखिए, कमजोर छात्र उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्था करो तो रुचि नहीं आएगी, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, और उबो होंगे और परेशान हो जाएंगे, है ना। और दूसरी चीज, शिक्षक को भी अधिक समय चाहिए, तो ये चीज तो होगी नहीं। और अतिरिक्त कक्षा या गणित विषय को 2 क्लास देना, ये एक ही चीज है। अब कमजोर छात्र पहले से तो उनमें रुचि कहाँ हो, तो परेशान हो जाएंगे। अगले छात्रों को आकर्षक पुस्तक उपलब्ध करवाना, ये भी गलत है, क्योंकि आकर्षक पुस्तक है, इसका मतलब क्या, पुस्तकों के जो कवर है वो आकर्षक होंगे, मैटर तो वहीं का वहीं रहने वाला है। कमजोर छात्रों को पहले भी गणित का जो मैटर है कठिन लगता था, अब भी लगेगा, आकर्षक करने से कुछ नहीं होगा ना। जबकि जो गणित की जो पहेली आती है, जिनमें रुचि होती है ना, रुचि और जिज्ञासा जागृत होती है, और अन्य जो मनोरंजन क्रिया है ना, आनंद के माध्यम से पढ़ाना, वो चीज़ बिल्कुल आपकी रुचि को पैदा करती है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए, प्रश्न संख्या जो 12 है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो प्रधानाचार्य से, यानी कि गणित शिक्षण में आपको शिक्षण संबंधी कुछ समस्याएं आ रही है आपके सामने, आप शिक्षक हो तो उनको दूर कैसे करोगे। प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करोगे, बिल्कुल गलत है। शिकायत करने से भाई समस्या का समाधान नहीं होगा। और दूसरा, गणित में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, ये भी चीज गलत है। अब गणित की जगह तो गणित ही पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं भाई वो गणित नहीं पढ़े तो गणित की जगह हम दूसरा विषय पढ़ा देंगे, नहीं। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, बिल्कुल सही है। यह कि तरीका बदलना होगा, है ना, उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, तरीका बदलना होगा, उसकी सोच में हमें परिवर्तित करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, उसकी रुचि जो है, उसकी रुचि उस विषय के प्रति करने के लिए हम कुछ नई शिक्षण विधियां, कुछ नई तकनीक लाएंगे। इस प्रकार ये चौथा भी विकल्प हट जाता है, तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है। आपके जो प्रश्न संख्या 12 है, इसमें विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व पूछा, क्या महत्व है। नैतिक महत्व है, सांस्कृतिक है, बौद्धिक है या उपयुक्त सभी है। तो देखिए, गणित में नैतिक महत्व भी होता है, सांस्कृतिक भी होगा और बौद्धिक भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए नैतिक महत्व कैसे है, जब बच्चा गणित पढ़ेगा, गणित उस सीखेगा तो उसमें आत्मविश्वास, यथार्थता, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, है ना, ये चीजें सारी उसमें विकसित हो जाती है, तो ये नैतिक महत्व हो गया। सांस्कृतिक महत्व कैसे होगा, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए बालक क्या होगा, संस्कृति से भी परिचित होगा,
संस्कृति क्या है, जैसे अपने रहन सहन, खान पान, धर्म, विचार, ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती है। और जिसका दैनिक जीवन में हम गणित में वहाँ संस्कृति में भी प्रयोग करते हैं। तो नैतिक महत्व हो जाएगा, सांस्कृतिक महत्व भी हो जाएगा, बौद्धिक महत्व जानते हो आप। गणित की प्रत्येक समस्या का हल करेंगे तो बुद्धि का उपयोग जरूर होगा, मस्तिष्क क्रियाशील होकर विकसित होगा। तो इसका मतलब क्या है, उपयुक्त तो सभी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 14 में बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 14 मूल्यांकन के टॉपिक से आया। विभेदकारी जो परीक्षा अंतर करती है, तो विभेदकारी परीक्षा ये मूल्यांकन की एक विशेषता है। अब ये अंतर करती है तो किन बालकों में अंतर करती है, प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, या उपयुक्त सभी में। तो देखिए विभेदकारी जो परीक्षा है, तो देखिए प्रतिभावान, सामान्य और छात्रों जो कमजोर छात्र, इन सभी में ही अंतर करती है। कैसे करती हैं, तो देखिए विभेदकारी परीक्षा किसे कहते हैं ये याद रखना आपको। जो इसमें क्या होता है, इस परीक्षा में जो प्रश्नों का स्तर है वो ऐसे रखा जाता है कि जो हर स्तर के जो बालक है उनमें क्या कर सके, अंतर कर सके, उनमें भेद कर सके, है ना, उसे कहते हैं विभेदकारी परीक्षा। ताकि जो प्रश्नों की जो कठिनाई है ना, उन जो प्रश्न है इस परीक्षा में जो प्रश्न रखे जाते हैं उस कठिनाई का जो स्तर है वो भी पता चल जाता है। इस प्रकार ये सभी प्रकार के बालकों में अंतर करती है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का प्रश्न संख्या 15 में कि उत्तम परीक्षण की शर्त है। उत्तम परीक्षण किसे कहा जाएगा, उद्देश्यों की पूर्ति करना, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, व्यवहार परक या उपयुक्त सभी। तो देखिए उत्तम परीक्षण यानी परीक्षा ले रहा है शिक्षक यहाँ पे, वो उत्तम कब होगा ये पूछा, उसकी शर्त क्या है। तो देखिए कोई भी कार्य करेगा या कोई परीक्षण करेगा तो उसमें उद्देश्यों की पूर्ति तो होती है बिल्कुल। और दूसरी चीज जब परीक्षण है तो ये छात्रों के परीक्षण हो रहा है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही होगा, यानी ऐसे प्रश्न रखेगा जो कि छात्र कर सकता है, उसके मानसिक स्तर के अनुकूल होता है। और तीसरी चीज है जो भी प्रश्न है वो उसके व्यवहार में से संबंधित होता है, व्यवहार परक है। यानी कि आपके प्रश्न संख्या जो 15 है इसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के गणित शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपना लाइक करना, कमेंट भी करना कि आपके गणित में इस टेस्ट में कितने 15 में से कितने सही हो रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।